नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने वैदिक शिक्षा का अध्ययन किया, बौद्ध शिक्षा का अध्ययन किया। इसके पश्चात जैसे ही हमारी ये भारतीय शिक्षा का इतिहास जैसे से डेवलप हुआ, हमारे देश पर जो आक्रमण हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मुस्लिम कालीन शिक्षा है। तो जो आक्रमण हुए उसके अकॉर्डिंग तो भारत की आर्थिक उन्नति तथा संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने ईसा की 8वीं शताब्दी में भारत पर अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे और महमूद गजनी ने अनेक बार यहाँ की दौलत से अपने हाथ रंगे थे। बहुत बार यहाँ को लूटा था, पर प्रत्येक बार वह यह स्वदेश को वापस लौट गया, कामयाब नहीं रहा। मोहम्मद गोरी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुस्लिम राज्य का शिलान्यास किया और 1296 में उसकी मृत्यु के समय से 1797 ईस्वी तक, जब अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य लगातार रहा। लगभग 550 वर्ष के इस दीर्घकालीन आधिपत्य में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का कलेवर पूर्णतः परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा समय होता है। और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व यहाँ बौद्ध तथा ब्राह्मणी शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था, परंतु मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक हिंदू शिक्षा केंद्र नष्ट कर दिए गए और उनकी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया था। इसके बावजूद भी प्राचीन एवं सुव्यवस्थित संस्कृति पर आधारित तथा धर्म से प्रेरित भारतीय शिक्षा की धारा मुस्लिम प्रभाव से दूर स्थित स्थानों में अबाध गति से आगे बढ़ती रही। और इसी के साथ साथ जिन नगरों में मुसलमान विशाल संख्या में निवास करते थे, जहाँ कोई भी मुसलमान शासक रहता था, वहाँ मुस्लिम शिक्षा की धारा भी, जिसका प्रेरणा स्रोत धार्मिक प्रवृत्तियाँ थीं, प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम शिक्षा जारी हो गई थी। और यहाँ हमें सर्वप्रथम ये देखेंगे मुस्लिम शासकों ने इस धारा को किस दिशा में प्रवाहित किया। तो जो इसका मेन फैक्टर था मुस्लिम काल में, मुस्लिम शासकों में जो शिक्षा का मेन फैक्टर रहा, वो रहा मोहम्मद साहब के टाइम में। हमने यहाँ पर देखा कि ये 550 सालों तक लगातार राज्य किया, लेकिन जो शिक्षा का मेन था, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग होती है। तो मोहम्मद साहब ने, उनका एक उपदेश था कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने लेक्चर्स पर, ये उनके उपदेशों पर रिकॉर्ड है। उनके अनुयायियों ने इस आदेश का अक्षरशः पालन किया और संसार के उन भागों में जहां उनका शासन था, शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। यूरोप ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में कार्डोवा मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया जाने वाला विश्वविद्यालय था। भारत के दुर्भाग्य से उन्होंने ये शिक्षा के प्रति यहाँ वह रुचि नहीं व्यक्त की। इसका कारण बताते हुए टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा भी है, बताया है कि भारत की मुस्लिम विजय इस्लामी शिक्षा के उस अंधकारपूर्ण युग की समकालीन थी जब विद्यालयों ने संस्कृति के अपने विस्तृत आदर्शों को खो दिया था और फलतः अकबर के अतिरिक्त और किसी भी मुस्लिम शासक का उसके शिक्षा प्रयासों के लिए यशगान नहीं किया जा सकता है। मोहम्मद गोरी के समय से भारत के अंतिम मुस्लिम शासक के राज्यकाल तक, यानी 550 सालों के बीच का ये जो टाइम पीरियड रहा, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गए, उनका मैं आपको कुछ लेखा जोखा बताता हूँ। जैसे पहला शासक जो रहा है मोहम्मद गोरी, सन 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी ने अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली थी। और उसने अजमेर को विजय किया और वहाँ के मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें और पाठशालाओं को तुड़वाकर मकतबों तथा मदरसों का निर्माण करवाया था। बहुत ही बर्बरतापूर्वक किया गया था उस टाइम कार्य। उसी टाइम दास वंश के भी शासकों का राज्य चल रहा था। तो उन दास वंश के शासकों से मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ने 1200 ईस्वी में शासन सूत्र संभाला, तो उसके सेनापति बख्तियार ने नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों को धराशायी किया, जिससे हिंदू शिक्षा को महान क्षति पहुंची थी। पर कुतुबुद्दीन ने मस्जिदें बनवाकर, जो धर्म और शिक्षा के केंद्र थीं, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। और उसके उत्तराधिकारी अल्तमस ने दिल्ली में मदरस ए मुअज्जी की स्थापना की।
नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने एक मदरसे का निर्माण करवाया और अपने स्वामी के नाम पर उसका नाम नासिरिया रखा। सारांश में ये बोला जा सकता है इसके कंक्लूजन पर कि सभी दास शासकों, कुतुबुद्दीन हुए, अल्तमश हुए, रजिया हुई, नसीरुद्दीन हुए, बलबन, बहुत सारे जितने भी शासक हुए, इन्होंने मकतबों और मदरसों का निर्माण कराकर मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद जो आए थे वो खिलजी वंश के संस्थापक रहे, शासक आए थे। तो खिलजी वंश के शासकों में जो रहे तो गुलाम सुल्तानों के समान खिलजी सुल्तानों ने शिक्षा के प्रति कोई रुचि व्यक्त नहीं की थी। अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन द्वारा शिक्षा के कार्य के लिए दिए गए इनामों और वक्फों को जब्त कर लिया। इतने पर भी उसे हौजे खास से संबद्ध एक मदरसा बनवाने का यश प्राप्त है। उसके परवर्ती शासक मुबारक शाह ने शिक्षा के लिए दिए गए इनामों और वक्फों को वापस कर दिया था। पहले उनसे छीना गया था, फिर उन्हें वापस कर दिया था, पर दुर्भाग्य से वह थोड़े ही समय में राज्य कर सके। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड उनका नहीं रहा खिलजी वंश का ये। उसके जस्ट बाद आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश इन्होंने क्या किया, सन 1325 ईस्वी में अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान मोहम्मद तुगलक सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और ऐसे विद्वानों के शासनकाल में शिक्षा का तीव्र विकास होना अनिवार्य था, क्योंकि विद्वान है तो अपनी उसका परिचय जरूर देंगे। तो सन 1327 ईस्वी में उसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी का परिवर्तन करके अति महान मूर्खता की। इससे दिल्ली में विद्वानों का पूर्ण अभाव हो गया और शिक्षा के केंद्र के रूप में उसका नाम कुछ समय के लिए मिट गया। संभवतः शिक्षा की इस क्षति को पूर्ण करने के लिए ही मोहम्मद तुगलक ने सन 1346 ईस्वी में दिल्ली में एक मदरसा बनवाया और उसके परवर्ती उसके जस्ट बाद फिरोज तुगलक के समय में मुसलमानों की उच्च शिक्षा से सालंघनीय उन्नति की। बहुत भयानक उन्नति हुई उस टाइम। वह स्वयं शिक्षित था और शिक्षित व्यक्तियों को संरक्षण देता था। इतिहासकार फरिश्ता एक हुए हैं, उनके अनुसार उन्होंने लिखा कि उसने 30 मदरसों की आधारशिला रखी। इनमें हौजे खास के पास मदरसा फिरोज शाही भी था। वास्तव में ये सहवास विद्यालय था, यहाँ पर बच्चे रह करके अध्ययन करते थे और ये विश्वविद्यालय था, शाहवास विश्वविद्यालय था, जिसमें शिक्षक और छात्र शाही खर्च पर रहते थे और अपने समय का विद्वान मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसका प्रधानाचार्य था। और फिरोज के समय में केवल दिल्ली में 3000 मकतब और मदरसे थे। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार ये लिखा गया कि फिरोज ने व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की। एन लॉ एक इतिहासकार हुए, इन्होंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा पर 36% यानी 36 टंके का मतलब उस टाइम था, इस टाइम का देखा जाए तो 36 लाख रुपए व्यय किए थे उस टाइम, जबकि 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। तो फिरोज की मृत्यु के बाद शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी और सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने अपने आक्रमण के समय अपने मार्ग में स्थित सभी शिक्षा और धार्मिक शिक्षा संस्थाओं को धूल धूसरित कर दिया था, तैमूर ने। इसके जस्ट बाद हुआ सैयद और लोदी वंश। तो सैयद और लोदी वंश के बादशाहों ने सन 1414 ईस्वी से सन 1526 ईस्वी तक शासन किया, पर सिकंदर लोदी के अलावा किसी और ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। स्वयं कवि और साहित्यकार होने के कारण सिकंदर लोदी ने अपने राज्य के सब भागों में मदरसों की स्थापना की और उनमें अध्यापन का कार्य करने के लिए दूर दूर के स्थानों से योग्य शिक्षकों को आमंत्रित किया और उसके द्वारा मथुरा और नरवर में स्थापित किए गए मदरसों में जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सभी वर्गों के छात्र विद्या का अर्जन कर सकते थे। इस प्रकार हिंदुओं में फारसी के अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने का श्रेय सिकंदर लोदी को है। इसके बाद जो शासक आए, जैसे मुगलों द्वारा भारत की विजय जब होने लगी, तो सन 1526 ईस्वी में मुगलों ने भारत को विजय करके पूरे संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उस समय देश के विभिन्न भागों में अनेक मकतब और मदरसे थे। यहाँ इस बात की ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि उस समय तक मुसलमान शासकों ने किसी निश्चित शिक्षा नीति का अनुसरण नहीं किया था और यही कारण था कि बाबर को यह शिकायत करने का अवसर मिला कि भारत में अच्छी शिक्षा संस्थाएं नहीं थीं। बात तो कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा को मुगल सम्राटों ने अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हम विभिन्न मुगल सम्राटों की शिक्षा संबंधी कुछ गतिविधियां देखेंगे। जैसे मुगल काल के जितने रहे, बाबर जैसे आए, तो बाबर प्रथम मुगल सम्राट था और यह अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का बहुत बड़ा विद्वान था। इन्हें जो है कविताओं से भी बहुत प्रेम था, कविता लिखते थे। इसके एक मंत्री सैयद अकबर अली की तावारीख
के अनुसार है कि शोहरत आम विभाग का एक कर्तव्य यह था कि वह मकतबों और मदरसों के भवनों का निर्माण करवाए, और ये दुर्भाग्य से 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई और उसकी शिक्षा संबंधी सभी योजनाएं अपूर्ण रह गई थीं। उसके बाद इनके पुत्र हुमायूं हुए, तो हुमायूं ने, जो बाबर के पुत्र रहे हुमायूं, इनको अध्ययन से इतनी अधिक रुचि थी कि उसके साथ सदैव कुछ चुनी हुई पुस्तकों का संग्रह रहता था, और उसके द्वारा दिल्ली में बनाए गए मदरसों में गणित, भूगोल और नक्षत्र विद्या के शिक्षण का विशेष प्रबंध था। उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय भी बनवाया था, जिसके छज्जे से गिरने पर उसकी मृत्यु हुई थी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे ये। और इतिहासकार जाफ़र ने लिखा है कि हुमायूं के मकबरे से संबद्ध एक मदरसा था। भारत से हुमायूं के निर्वासन के समय शेर शाह ने उसके सिंहासन पर आरूढ़ होकर नारनौल में एक मदरसा स्थापित किया था। इसके जस्ट बाद इनकी जैसे मृत्यु हुई तो हुमायूं के बेटे अकबर, तो इन्होंने अकबर के शासनकाल में मकतबों और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में नवयुग में प्रवेश किया। अच्छा, उसमें भी प्रोग्रेस हुआ, और उसने आगरा, फतेहपुर सीकरी, गुजरात और अन्य स्थानों में मदरसे बनवाए, और ये मदरसे सावास थे, यहीं पर बच्चे रहते थे, और इनका व्ययभार राज्य के द्वारा वहन किया जाता था। उसके आदेशों के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए। उन महत्वपूर्ण विषयों जैसे तर्कशास्त्र था, गणित थी, भूमि थी, रेखा गणित, नक्षत्र विद्या, लेखाशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और कृषि, बहुत सारी विद्याएं थीं, विषय सम्मिलित किए गए थे। और इस योजना ने देश की समस्त शिक्षा व्यवस्था को लौकिक रूप दे दिया था। उच्च शिक्षा के स्तर पर नीति शास्त्र, अंकगणित, लेखाशास्त्र, कृषि, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, अर्थशास्त्र, पदार्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान और इतिहास के शिक्षण की व्यवस्था थी। मुसलमान विद्यार्थियों को कुरान और हिंदू छात्रों को व्याकरण, वेदांत और योग पर पतंजलि की व्याख्या की शिक्षा दी जाती थी। राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत शिक्षालय भी थे, जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत, चित्रकारी, दर्शन और गणित की शिक्षा दी जाती थी। अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से प्रेरित होकर अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मकतबों और मदरसों में हिंदू छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था कर दी थी, और हिंदू बालक मुसलमान लड़कों के साथ अध्ययन करने लगे, और दोनों ने समान पाठ्यक्रम का अनुसरण किया। क्योंकि अकबर को स्वयं यंत्रों में रुचि थी, इसलिए उसने कारखानों की स्थापना की जहां प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद इनके बेटे अकबर के जस्ट बाद जो संभाला, तो इन्होंने जहांगीर रहे। अकबर ने जिस निश्चित शिक्षा नीति की स्थापना की थी, उसका अनुसरण उनके पुत्र जहांगीर ने नहीं किया। फिर भी वह अपने राज्य में शिक्षा की प्रगति को बनाए रहा। उसने यह नियम बना दिया था कि यदि किसी धनी मनुष्य या यात्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो, तो उसकी संपत्ति राज्य के अंतर्गत आ जाए और उसका उपयोग मदरसों की स्थापना तथा संरक्षण के लिए किया जाए। और तारीख़ जहाँ के अनुसार राज सिंहासन पर बैठते ही उसने उन मदरसों की मरम्मत करवाई जिसमें 30 वर्ष से पक्षियों और पशुओं का निवास था, और उनको छात्रों तथा शिक्षकों से भर दिया था। जहांगीर के द्वारा बहुत ज़्यादा इस विषय पर उन्नति की गई थी। उन्होंने पूरे सारे मदरसों को मरम्मत करवाकर उनको जो है भर दिया था शिक्षकों से और विद्यार्थियों से, जहाँ कर पक्षी बैठते थे। उनके बाद जो नेक्स्ट हुए शाहजहाँ, इन्होंने निस्संदेह शाहजहाँ को सुंदर इमारतों से प्रेम था, पर उसने शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। उसने विद्वानों और कवियों को पुरस्कार तथा वृत्तियाँ देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सन 1650 ईस्वी में उसने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक मदरसा स्थापित किया। उसे दारुल अबका नामक मदरसे की जो खंडहर हो गया था उसकी मरम्मत करवाई थी, और उसकी पुत्री जहानारा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद से संबद्ध एक मदरसा बनवाया था। और इसके बाद भी कई सारे हुए नेक्स्ट शासक हुए, जैसे औरंगजेब हुए। औरंगजेब ने स्वयं बहुत शिक्षित था, पर वह अपने पूर्ववर्तियों के समान हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नहीं था। वह उनकी शिक्षा से वैमनस्य रखने लगा। सर यदुनाथ सरकार के अनुसार जो बताया गया है, उन्होंने लिखा है कि उसने सन 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को नष्ट करने की आज्ञा दे दी, पर इसके साथ साथ उसने मुस्लिम शिक्षा को प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। उसने मुसलमानों के लिए अनेक मकतबों और मदरसों की स्थापना की।
उसने निर्धन किंतु योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी। उसने गुजरात की पिछड़ी हुई बोहरा जाति को शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। और इसके उत्तरकालीन जितने भी मुगल सम्राट हुए औरंगजेब के बाद, वो आने वाले मुगल सम्राटों के शिक्षा संबंधी कार्य प्राय बिल्कुल नगण्य थे, मतलब ना के बराबर रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का वैभव शीघ्रता से समाप्त होने लगा और सम्राटों या गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को निर्मित करने और उन्हें धन संपन्न करने के प्रयास बहुत ही कम हो गए। और इसी बीच नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह ने 1730 में भारत पर किए जाने वाले नादिर शाह के आक्रमण ने इस देश की शिक्षा पर अति प्रबल कुठाराघात किया। अन्य वस्तुओं के साथ जिन्हें नादिर शाह अपने साथ फारस ले गया, वह शाही पुस्तकालय भी था, जिसे अनेक मुगल सम्राटों ने अति रुचि और परिश्रम से विभिन्न विषयों की पुस्तकों से संग्रहित और अलंकृत किया था। वो सारा चीज़, वो भी पुस्तकालय भी अपने साथ ले गए थे। और इस टाइम जो मुस्लिम कालीन टाइम में जो शिक्षा के उद्देश्य थे, उन पर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे पहला था ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना, इस्लाम धर्म का प्रचार था, एक विशिष्ट नैतिकता का प्रचार था, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, मुस्लिम सिद्धांतों और कानूनों, सामाजिक प्रथाओं का प्रसार, मुस्लिम कालीन शासन को सुदृढ़ बनाना, मुसलमानों को धर्मपरायण बनाना, इन सब का हम थोड़ा सा विविडली अध्ययन कर रहे हैं इसका। जैसे पहला हमारा जो ये था कि भारत में प्राय सभी मुस्लिम शासक निरंकुश और स्वैच्छाचारी थे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये लोग इस पर एडॉप्ट थे। सभी की अपनी आकांक्षाएं थीं, परिस्थितियां और आवश्यकताएं थीं और इन्हीं के अनुरूप उनके शासनकाल में शिक्षा के उद्देश्य रहे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों में कुछ उदार और कुछ अनुदार थे। जैसे बख्तियार, अलाउद्दीन, फिरोज एवं औरंगजेब जैसे अनुदार शासकों का एकमात्र उद्देश्य हिंदू संस्कृति तथा शिक्षा को नष्ट करके उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा और सिद्धांतों का प्रचार करना था। और इनके विपरीत अल्तमस, मोहम्मद तुगलक, अकबर तथा शाहजहां जैसे शिक्षा प्रेमी शासकों का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना और उसके प्रोत्साहन देना था। उद्देश्य की इस भिन्नता के बावजूद भी प्राय सभी मुस्लिम शासक इस्लाम का प्रचार करना अपना प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्व समझते थे। यानी उस टाइम मुस्लिम शासकों का ज़्यादा बोला था और मुस्लिम शिक्षा का ज़्यादातर वो लोग उस पर बल देते थे। लेकिन उसके साथ साथ भी उस शिक्षा की थोड़ा सा उद्देश्य रहे हैं। पहला जो चीज़ रहा है कि ज्ञान के प्रकाश का विस्तार, तो इसमें मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य था ये, तो इस्लाम के बंदों में ज्ञान का प्रकाश का विस्तार करना था। और पैगंबरों के अनुसार ज्ञान के अर्जन अनिवार्य है। हजरत मोहम्मद के ने ज्ञान को अमृत बताया और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन की आशा व्यक्त की। उन्होंने धर्म तथा अधर्म और कर्तव्य तथा अकर्तव्य में अंतर जानने के लिए अपने धर्म के अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी थी। ये वहाँ के ज्ञान के प्रकाश का जो विस्तार रहा, उसके मतलब टोटल बच्चों को वो विकसित करते थे कि शिक्षा जरूर प्राप्त करें। नेक्स्ट था उनका जो बहुत बड़ा उद्देश्य था, वो था इस्लाम धर्म का प्रचार। मुस्लिम शिक्षा को ये दूसरा उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इस्लाम का प्रचार करना मुसलमानों का एक प्रथम कर्तव्य माना गया है। वे अपने धर्म के प्रचार का सवाब यानी पुण्य मानते हैं और उनका विश्वास है कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है। भारत के मुस्लिम शासकों ने सर्वप्रथम धर्म प्रचार की अनेक विधियों में शिक्षा को भी स्थान दिया और उसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का पर्याप्त प्रचार किया। मकतबों में अध्ययन काल के प्रारंभ से ही कुरान की शिक्षा दी जाती थी और इस प्रकार छात्रों को इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित कराया जाता था। मदरसों में धर्म, दर्शन, साहित्य तथा इतिहास के रूप में इस्लाम का प्रचार प्रचुर मात्रा में किया गया। विशिष्ट नैतिकता का प्रचार, इसका नेक्स्ट उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था ये। तो इस्लाम के अनुसार व्यक्तियों में विशिष्ट नैतिकता का प्रचार करना था। मुसलमानों की नैतिकता हिंदुओं की नैतिकता से पूर्णतः भिन्न थी। वे अपने साथ जिन नैतिक भावनाओं को लाए थे, उन्हीं को शिक्षा के द्वारा भारतीय मुस्लिमों में जागृत करना चाहते थे। नेक्स्ट उद्देश्य था मुस्लिम सिद्धांतों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य था मुस्लिम सिद्धांतों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार करना था, जिससे अधिक से अधिक भारतीय इस्लाम से प्रभावित होकर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। नेक्स्ट उद्देश्य था मुसलमानों में धर्मपरायणता की अभिवृद्धि। मुस्लिम शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था मुसलमानों ने धर्मपरायणता की अभिवृद्धि करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मकतब तथा मदरसे और मस्जिदों के एक भाग में होते थे।
इन मस्जिदों के में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे व्यक्तियों में धर्मपरायणता की भावना का समावेश सरलता से किया जा सके। नेक्स्ट उद्देश्य था सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। ये मुस्लिम शिक्षा का छठा उद्देश्य था, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि इस्लाम का आधार मानव की दो मूल प्रवृत्तियों अर्थ और यौन पर आधारित रहा है, और इन दोनों की अथवा लौकिक वैभव की प्राप्ति मुस्लिम शिक्षा का एक प्रधान लक्ष्य रहा। जो व्यक्ति शिक्षित होते थे उन्हें मुसलमान शासक सिपह सालार और काजी अथवा वजीर इत्यादि के पद पर नियुक्त कर देते थे। उस टाइम के जो शासक थे इस लोभ के वशीभूत होकर मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदुओं ने भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट उनका उद्देश्य था मुस्लिम शासन की सुदृढ़ता, और मुस्लिम शिक्षा के सातवां उद्देश्य हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति तथा आदर्शों से रंग कर भारत में मुस्लिम शासन को सुदृढ़ता प्रदान करना था। मुसलमान शासक इस बात से पूर्णतः परिचित थे कि इस देश की विशाल हिंदू जनता के दृष्टिकोण को शिक्षा के द्वारा परिवर्तित करके ही मुस्लिम सभ्यता तथा संस्कृति का उपासक बनाया जा सकता है, और इस प्रकार उन्हें मुस्लिम शासन में दृढ़ स्तंभ बनाया जा सकता है। सम्राट अकबर के शैक्षिक प्रयास इसी उद्देश्य की पूर्ति करते थे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे भी। हमने इतने उद्देश्यों को देखा, और इनकी प्राप्ति के लिए भारत के मुस्लिम शासकों ने एक विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था का नियोजन किया था। यद्यपि विभिन्न मुस्लिम शासकों की व्यक्तिगत रुचियों और प्रवृत्तियों के कारण समय समय पर शिक्षा के उद्देश्यों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता रहा, पर शिक्षा का ये जो रूप था प्रायः अपरिवर्तित ही रहा। यानी इस शिक्षा का जो सामान्य रूप था उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। शिक्षा की समय व्यवस्था कैसी थी, जैसे प्राथमिक शिक्षा थी तो उस पर मकतब में कैसा था, पाठ्यक्रम कैसा था, उच्च शिक्षा थी तो वो कैसी थी, तो हम थोड़ा सा इनकी शिक्षा व्यवस्था। मुस्लिम युग में जो शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और मदरसों में की गई थी, यानी मकतब जो होते थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र माने थे, और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। और ये मकतब तथा मदरसे साधारणतः किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे। इनकी स्थापना मुस्लिम शासकों एवं धनी विद्या प्रेमियों दोनों के द्वारा की गई थी। जो मकतब अथवा मदरसा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता था वह उसकी मृत्यु के उपरांत समाप्त हो जाता था। जो मकतब तथा मदरसे राज्य के संरक्षण में थे उन्हें राज्य की ओर से व्यय करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता था, और उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वह जनसाधारण के लिए न होकर केवल उसी वर्ग विशेष के लिए होती थी जो उससे लाभ उठाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनसे मुसलमान छात्र ही लाभान्वित होते थे। यदि हिंदू छात्र उनमें प्रवेश पा लेते थे तो भी पूर्ण स्वाधीनता के अभाव एवं व्यापक धार्मिक कट्टरता के वातावरण के कारण वे शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते थे। और इन मकतबों और मदरसों का निर्माण वहीं होता था जहां भूमि अमीर उमराव का निवास होता था और मुसलमानों की संख्या अधिक होती थी, और इनसे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले उच्च वर्ग के मुसलमानों के ही बालक होते थे। फलतः जनसाधारण के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन नहीं था। गरीब वर्ग के लोग शिक्षा जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते थे। और हम शिक्षा के केंद्रों में जो दी जाने वाली शिक्षा थी, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा इस पर हम देखें कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वो कहाँ पर दी जाती थी, मकतबों में दी जाती थी। और ये मकतब शब्द जो है ये शब्द अरबी भाषा की कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, उसने लिखा है कि इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। मकतब जनसाधारण में किसी न किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे। समस्त मुस्लिम बालकों से मकतबों में शिक्षा प्राप्त करने की आशा की जाती थी, जिससे वे दैनिक धार्मिक कृत्यों में प्रयोग किए जाने वाले कुरान के विशिष्ट भागों से अवगत हो जाएं। पर इन मकतबों की संख्या इतनी अल्प थी कि समस्त मुस्लिम बालकों के लिए ज्ञान का अर्जन करना कठिन था। मकतब में जो प्रवेश था, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो बालक उपनयन संस्कार के पश्चात विद्याधन प्रारंभ करता था, उसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म संपादित की जाती थी, और इसके उपरांत ही बालक मकतब में प्रवेश कर सकता था। और यह रस्म उस समय संपन्न की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। इस अवसर पर बालक को नवीन वस्त्र धारण कराए जाते थे और उसके समस्त संबंधी एकत्र होते थे। तत्पश्चात बालक के समक्ष लिपि, कुरान की भूमिका एवं उसका 55वां तथा 87वां अध्याय रखा जाता था। मौलाना साहब कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से उनको दोहरवाते थे।
यदि वह पूरा पाठ दोहराने में असमर्थ होता था तो उसका बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। उस टाइम जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था, यानी मकतबों में दी जाने वाली जिस शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार था। साधारणतः बालकों को लिखना, पढ़ना तथा प्रारंभिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। सुंदर लेख पर विशेष बल दिया जाता था। बालकों को कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी, किंतु उन आयतों का समझना आवश्यक नहीं था। जब छात्रों को लिपि का ज्ञान हो जाता था तब उनको फारसी भाषा और फारसी व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुलिस्तां एवं बोस्तां पढ़ाए जाते थे। उसके अतिरिक्त पैगंबरों की कथाएं, मुस्लिम फ़कीरों की कहानियाँ तथा फारसी कवियों की कतिपय कविताओं का ज्ञान भी कराया जाता था। इस प्रकार की पुस्तकों में यूसुफ, जुलेखा, लैला मजनू तथा सिकंदर नामा का विशेष स्थान था। उस टाइम जो ये नाटक चलते थे। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत के ढंग, पत्र लेखन तथा आर्जीनवीसी पर बल दिया जाता था। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मकतबों का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। बालकों को प्रारंभ में अरबी के अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता था। जैसे जैसे उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता था, वैसे ही उन्हें कुरान की सूरों तथा अध्यायों का प्रपठन करना पड़ता था। लिखने तथा गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को पढ़ना सिखाना तथा उन्हें कतिपय बातें कंठस्थ कराना था। कभी कभी उनको पढ़ी हुई बात समझाने का भी प्रयास किया जाता था। और जो शिक्षण विधि थी, ये शिक्षण विधि मौखिक थी। बालकों को कलमा रटना पड़ता था और कुरान की आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी। एक कक्षा के समस्त छात्र उच्च स्वर के एक साथ बोलकर पहाड़े याद करते थे। लिखने के लिए तख्तियों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर तख्तियों पर बालक मोटे सरकंडे से की कलम से लिखते थे और फिर उन्हें पतली कलम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था। पहले स्लेट, जैसे आजकल होता है कि पहले स्लेट पर लिखना सिखाया जाता, उसके बाद सेम टू सेम उस टाइम भी था कि पहले तख्तियों का प्रयोग किया जाता था जिन पर बालक मोटे सरकंडों से लिखते थे। उसके बाद पतले कलम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था। और उस टाइम की जो बहुत सारी विशेषताएं थी, तो मकतबों में प्रातःकाल तथा अपराह्न के समय शिक्षा का कार्यक्रम चलता था। मध्याह्न में समय बालकों को भोजन के लिए अवकाश दिया जाता था और शिक्षा जो थी निःशुल्क थी। शिक्षा का भरण पोषण राज्य अथवा स्थानीय धन संपन्न परिवारों के पुरुषों के द्वारा किया जाता था। मकतबों में कबड्डी आदि खेल खेले जाते थे। जब छात्र मकतब में अपना विद्याध्ययन समाप्त करते थे तब उन्हें पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता था। ये वहाँ की प्राथमिक शिक्षा थी। उच्च शिक्षा थी तो ये मकतब की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जैसे ही बच्चा मदरसे में पहुंचता, यानी जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसे में ही दी जाती थी, मदरसे में प्रविष्ट होता था, तो मदरसा शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भाषण देना। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ पर भाषण दिए जाते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मदरसों की शिक्षा पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थी। इन मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षक होते थे और व्यक्तिगत मदरसों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा तथा राजकीय मदरसों की अध्यापकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था, तो मदरसों में शिक्षा का जो ये पाठ्यक्रम था, इन जो उच्च शिक्षा दी जाती थी, तो इसका अध्ययन काल 12 वर्ष का था। जैसे वेदों का अध्ययन किया था, वेदों के एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का टाइम पीरियड चाहिए होता था। वैसे ही ये जो 12 वर्ष लगते थे अध्ययन में उस टाइम। शिक्षा का पाठ्यक्रम भी अति विस्तृत था और निम्नांकित 2 भागों का जो उनका अंकन किया जाता था 2 भागों में था। पहला था लौकिक शिक्षा, दूसरा था धार्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। तो लौकिक शिक्षा जो थी वो सांसारिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को अरबी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, यूनानी, चिकित्सा, ज्योतिष, कानून एवं कृषि आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था। और धार्मिक शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा जो थी, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून तथा इस्लामी इतिहास का अध्ययन कराया जाता था। उन्हें कुरान का अति गहन तथा आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था और उसकी आयतों को भी कंठस्थ करना होता था। तो मदरसों की जो शिक्षा का पाठ्यक्रम का जो प्रेरणा स्रोत इस्लाम था
और अकबर के समय तक पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा की प्रधानता रही। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतिपादक होने के कारण अकबर ने धार्मिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत मुस्लिम शिक्षा को अपने राज्य के लिए अहितकर समझकर पाठ्यक्रम में कुछ जीवनोपयोगी विषयों को स्थान दिया और हिंदू धर्म, दर्शन तथा साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था की। इस टाइम जो शिक्षण पद्धति थी, तो शिक्षण पद्धतियों में मकतबों के समान मदरसों में भी शिक्षण पद्धति मौखिक थी। जैसे कि हम बहुत लेक्चर्स पे हम लोग बहुत बार डिस्कस ये चीज़ कर चुके हैं कि मदरसों में जो शिक्षक गण होते थे, इनका अध्यापन कार्य के लिए भाषण शैली का प्रयोग किया जाता था। साथ ही अध्यापक छात्रों में स्वाध्याय की आदत को प्रोत्साहित करते थे और प्रत्येक छात्र को अपने विषय से संबंधित पाठ दे दिया जाता था और शिक्षकों द्वारा उसकी कठिनाइयों को हल करके उसकी प्रगति में योग दिया जाता था। और इसके एक विशेष लाभ ये होता था कि मूढ़ बालकों के कारण कुशाग्र बुद्धि बालकों की प्रगति में बाधा नहीं पड़ती थी। चिकित्सा, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत आदि विषयों की प्रायोगिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए तर्क विधि का अनुसरण किया जाता था। शिक्षा और शिक्षण विधि के संबंध में एक मनोवैज्ञानिकों के मेर्डल इन्होंने बताया है, दर्शन शास्त्रियों ने, इन्होंने बोला है कि शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी था और उच्च शिक्षा की संस्थाओं में मौखिक शिक्षण विधियों की अपेक्षा जो पढ़ने और लिखने की प्राथमिकता दी जाती थी। जिस बालचर प्रणाली का प्रयोग भारत में अति प्राचीन काल से होता आ रहा था, उसका प्रचलन मदरसों में भी था। इस प्रणाली के अनुसार उच्च कक्षा के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने का कार्य करते थे और इससे अध्यापक का कार्य भार हल्का हो जाता था और उसकी अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। और इस टाइम की बहुत सारी विशेषताएं रही, जैसे मकतबों के समान मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार था। कुछ मदरसे ऐसे थे जिनसे 1 या 2 विषयों की ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे साहिब वली उल्लाह, ये दिल्ली मदरसा के हदीस तथा तफसीर, और सियालकोट के मदरसों में व्याकरण की विशेषोपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था थी। कक्षा उन्नति के लिए परीक्षाएं नहीं होती थीं, अपितु शिक्षकों के मतानुसार छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थान दे दिया जाता था और ऐसा करते समय छात्र के संपूर्ण वर्ष के कार्य पर दृष्टिपात किया जाता था। जो विद्यार्थी अपने विषय में अद्वितीय प्रतिभा का गहन अध्यापन कार्य प्रमाण देते थे, उन्हें उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। जैसे तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र के छात्र को फाजिल की उपाधि, धर्मशास्त्र के विद्यार्थी को आलिम की उपाधि और साहित्य के विद्यार्थी को काबिल की उपाधि दी जाती थी। और छात्रों को ये उपाधियां प्रदान करते समय एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था। इस टाइम की जो शिक्षा के आधारभूत तत्व रहे और उसकी विशेषताएं रहीं, तो हम उस पर पहले देखेंगे कि जो हमारे जैसे प्राचीन मनीषियों के टाइम था, वैदिक शिक्षा के टाइम था, तो शिक्षा के संबंध में अपने अपने विचार बहुत सारे व्यक्त करते हुए बोला है कि सा विद्या ये विमुक्त है, यानी विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त करती है, उसे अंधकार से निकाल कर प्रकाश दिखाती है। प्राचीन काल में जैसे भी ये शिक्षा का स्वरूप रहा, तो इन सब आदर्शों से निश्चित किया जाता था कि किस आदर्श की प्राप्ति के लिए शिक्षा के आधारभूत तत्वों का निर्माण किया गया है, और उस शिक्षा की अपनी कुछ विशेषताएं होती थी। पर शिक्षा की ये आधारभूत तत्व और विशेषताएं बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रहती थी और न ही रह सकें मुस्लिम कालीन टाइम में। मुसलमानों के आगमन के समय प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पर्याप्त क्षति पहुंची थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी उस टाइम, और मुसलमानों ने उसका ध्वंस करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और उसके स्थान पर एक नवीन शिक्षा तथा शिक्षण प्रणाली का प्रतिपादन किया। और इसको हमने देख चुके हैं। तो इनकी जो विशेषताएं रहीं, जैसे पहला था कि शिक्षा को प्रोत्साहन। शिक्षा को जो प्रोत्साहन रहा, पहला फैक्टर जो हमारा, शिक्षा को मुस्लिम युग में कुछ शासक रहे जिन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। इस टाइम में जो राज्य द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता था वो कुछ शासकों के द्वारा हुआ था। भारत के मुस्लिम शासकों ने साधारणतः शिक्षा में विशेष रुचि व्यक्त की। उनमें से अनेक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मकतबों और मदरसों तथा पुस्तकालयों की स्थापना की और शासकों के उदाहरणों का देश के धनी मानी व्यक्तियों के अनुसरण किया। शासकों तथा अमीर उमराओं द्वारा विद्वानों, कवियों तथा अन्य साहित्यिक पुरुषों को संरक्षण प्रदान किया गया। छात्रों को प्राय छात्रवृत्तियाँ तथा शिष्यवृत्तियाँ प्रदान की जाती थी और इन सब सुविधाओं के फलस्वरूप शिक्षा का प्रशंसनीय प्रसार होता रहा। नेक्स्ट जो विशेषता रही कि शिक्षा की व्यापकता अभाव। मुस्लिम युग में जो शिक्षा का प्रसार
हुआ, पर उसमें व्यापकता का अभाव रहा, क्योंकि मकतबों और मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर व्यापक धार्मिक कट्टरता की छाप लगी थी और उसमें हिंदू जनता उससे लाभान्वित नहीं हो सकी। शिक्षा की जो भी व्यवस्था थी वह केवल नगरों में उच्च तथा मध्यम वर्ग के बालकों के लिए ही थी। फलतः जनसाधारण के बालकों के लिए ज्ञानार्जन करने का कोई साधन नहीं था। और इसकी जो नेक्स्ट तत्व रहा कि प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। मुस्लिम शिक्षा केंद्रों में शिक्षा का माध्यम अरबी तथा फारसी था। फलस्वरूप प्रांतीय भाषाओं की प्रगति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई। राजपदों के लिए लालायित हिंदुओं ने भी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके अरबी तथा फारसी का अध्ययन किया और अकबर की उदार नीति के कारण हिंदी को प्रोत्साहन तो प्राप्त हुआ, परंतु उसकी कोई विशेष प्रगति परिलक्षित न हुई, क्योंकि औरंगजेब ने उर्दू भाषा को प्रोत्साहित किया। और इन दोनों मुगल शासकों के समय जो परिवर्तन हुए उनका अरबी तथा फारसी पर कोई प्रभाव न पड़ा और इन दोनों भाषाओं की प्रधानता यथावत बनी रही। नेक्स्ट जो इसका तत्व है कि शिक्षा का लौकिक दृष्टिकोण। तो मुस्लिम शिक्षा में धार्मिकता का विशेष स्थान था, परंतु इस्लाम धर्म में इस लोक की वास्तविकता पर विशेष बल दिए जाने के फलस्वरूप लौकिक जीवन के मुसलमानों को अत्यधिक आकृष्ट किया और शिक्षा क्षेत्र पर लौकिकता का व्यापक प्रभुत्व रहा। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का मुस्लिम शिक्षा के सर्वथा अभाव रहा है और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य लौकिक यश, सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति माना गया था। और हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा का ये आधारभूत तत्व बौद्धिक विकास की अवहेलना करके काल विशेष की आवश्यक मांगों की पूर्ति करना अभीष्ट था। इस टाइम में जो गुरु शिष्य संबंध थे ये एक फैक्टर है। तो इसमें मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण के फलस्वरूप गुरु भक्ति के उस महान आदर्श का ह्रास होने लगा जो वैदिक काल में था। औरंगजेब ने अपने गुरु मुल्ला शाह सालेह को अज्ञातवास की आज्ञा देकर जो कठोर व्यवहार किया वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। फिर भी साधारणतः समाज में गुरुओं का सम्मान होता था। विद्यार्थी उनके प्रति विनम्र तथा भक्तिपूर्ण होते थे। गुरु की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझते थे। जिन मदरसों में छात्रावासों की व्यवस्थाएं थी वहां शिक्षक तथा विद्यार्थी एक साथ रहते थे। इस प्रकार उनका एक दूसरे के निकट संपर्क हो जाता था और उनमें आध्यात्मिकता और आत्मीयता की वृद्धि होती थी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरुओं से और भी निकट संपर्क रहता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए शिल्प शिक्षार्थी का शिल्पकार के साथ निरंतर रहना आवश्यक था। इस टाइम अनुशासन और दंड का विधान था। शिक्षकगण जो होते थे छात्रों के पूज्य तथा श्रद्धा के पात्र थे। वह अध्यापक के समक्ष अनुशासन की समस्या उपस्थित नहीं होती थी। फिर भी कुछ उद्दंड बालकों जिनकी विकृति मनोवृत्तियों का दमन करने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता था। राज्य की ओर से कोई दंड विधान निर्धारित न होने के कारण शिक्षक विद्यार्थियों को कोई भी दंड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और सामान्यतः दंड अति कठोर एवं निर्दय थे। छात्रों को बेंत, कोड़े और घूंसे से शारीरिक दंड दिया जाता था। यदि कोई छात्र महान अपराध करता था तो उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर और या गर्दन पर ईंट या भारी लकड़ी रख दी जाती थी, जिससे वह निश्चित समय तक गिरा नहीं सकता था। उन ईंटों को रखे वैसे ही रखे रहता था। उस टाइम की एक और विशेषता थी कि विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। ये जो विशिष्ट शिक्षा थी तो हम इस पर थोड़ा सा देखेंगे। मुस्लिम युग में भारत के मुसलमान शासकों ने शिक्षा की जो व्यवस्था की थी उनके सामान्य रूप का जो चित्र प्रस्तुत करने का गत पृष्ठ मैंने अभी पीछे थोड़ा सा लिखा है इस पर PDF पर। तो इस संबंध में यह कहना युक्त संगत प्रतीत होता है कि सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त यवनों से विशिष्ट शिक्षा का भी आयोजन किया गया था। यहाँ इसका जिक्र भी है क्योंकि इसके अभाव में मुस्लिम शिक्षा का यथार्थ चित्र अधूरा रह जाता है और इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिक्षा जैसे पहला फैक्टर जो था उसका कि स्त्री शिक्षा। मुस्लिम युग में जो स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थीं। स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल शाही घरानों और कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्यम वर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए थी। जनसाधारण की बालिकाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में मकतबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। तुर्क अफगान शासक काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिए जाने का प्रबंध था। सुल्तान अल्तमस की पुत्री रजिया जो उसके मृत्यु के उपरांत सिंहासन पर आरूढ़ हुई वो विदुषी महिला थी और उसने अश्वारोहण तथा युद्ध कला की भी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी।
मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्दीन खिलजी ने सारंगपुर में एक मदरसा स्थापित किया जिसमें स्त्रियों को कलाओं तथा शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। फरिश्ता के अनुसार था कि उसमें स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, मखमल बनाना, बढ़ई के कार्य, सुनार के कार्य, लोहार के कार्य, तरकस बनाना, जूते बनाना, कुश्ती लड़ना और युद्ध कला की भी शिक्षा व्यवस्था थी। मुगल काल में राजघरानों और कुलीन वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया गया। जैसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, जिसे आज भी एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। सुलीमा सुल्तान, माहम अंगा, नूर जहां, चांद सुल्तान तथा मुमताज महल सभी विदुषी स्त्रियां थीं। शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम अपने समय के प्रसिद्ध कवयित्री थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा भी कविताएं लिखने में कुशल थीं। और ये राजघरानों और कुलीन वर्गों की बालिकाओं के अतिरिक्त मध्यम वर्ग की मुस्लिम बालिकाओं में भी शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। इनकी शिक्षा का प्रबंध विभिन्न ग्रहों में चलने वाले मकतबों में था, जहाँ उनको स्त्रियों द्वारा गुलिस्तां, बोस्तां तथा नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। कुछ विधवा मुसलमान स्त्रियां अपने पास पड़ोस की बालिकाओं के लिए अपने ग्रहों में व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों की व्यवस्था कर लेती थीं। और इन पर जो था कि नेक्स्ट फैक्टर सैनिक शिक्षा। तो भारत में सभी मुस्लिम शासकों की आकांक्षा अपने राज्य को सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाना था। विदेशी, विधर्मी तथा आक्रामक होने के कारण यहाँ के निवासियों ने सदैव सशंकित रहते थे। और जिस शत्रुतापूर्ण जो उस टाइम का जो व्यवहार रहा, उसमें विदेशी, विधर्मी आक्रमण होने के कारण यहाँ के निवासी सदैव सशंकित रहे। और वातावरण में, जिस वातावरण में निवास करते थे, उसने यह अनिवार्य बना दिया था कि उत्तम सैनिकों की सेवाएं सुसंगठित की जाएं और स्वाभाविकता सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाना आवश्यक था। यदि हिंदुओं की सैनिक शिक्षा अति उच्च कोटि की थी, पर मुसलमानों की सैनिक शिक्षा की प्रणाली भिन्न थी। मुस्लिम राजकुमारों तथा अन्य सैनिकों के लिए अश्वारोहण, भाला, तीर तथा तलवार चलाना, दुर्ग का घेरा डालना आदि विषय सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। भारत में मुस्लिम राज्य की जड़ें जम जाने के बाद युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया और देश में सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। और यह बात मुगल काल में विशेष रूप से अवलोकित होती है कि प्राय सभी मुसलमान शासक विलास और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे और अपने राज प्रसादों एवं राज दरबारों की शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए मुक्त हस्त से धन व्यय करते थे। ऐसी परिस्थिति में ललित कलाओं की उन्नति होना स्वाभाविक था और इन कलाओं के अंतर्गत संगीत, नृत्य कला, चित्रकला तथा वास्तुकला को विशेष स्थान प्राप्त हुआ और व्यक्तिगत ढंग पर इनके शिक्षण की व्यवस्था थी। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे हस्तकला को स्थान दिया गया था। इन कलाओं में आभूषणों को बनाना, हाथी दांत का काम, रेशम तथा जरी का काम, जलयान, रथ एवं युद्ध सामग्री का निर्माण इत्यादि सम्मिलित थे और इन शिल्पों की शिक्षा परंपरागत रूप से दी जाती थी। साथ ही देश में शास्त्रों कारखाने थे जहां इन शिल्पों की शिक्षा कला तथा जीविका दोनों के लिए दी जाती थी। यानी हम टोटल मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी, यानी मुस्लिम युगीन जो भारत की शिक्षा पर आलोचनक दृष्टिपात करने से ये बात निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होती है कि उस युग की शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन मतलब एक भी नहीं था, लचीलेपन का अभाव था और इसी के कारण वह अत्यधिक अनम्य और अनिर्माणकारी हो गई थी। समय समय पर उसमें परिवर्तन अवश्य किए गए, पर वह अपने को समय की मांगों के अनुकूल बनाने में असमर्थ न हुई। शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य होता है कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना, जिससे वह सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंध को अपने रिलेशन को समझ सके और तदनुसार अपने को समय तथा स्थान के अनुकूल बना सके। और यह मानसिक प्रगति का लक्षण होता है और इसके अभाव में कोई भी मानव समुदाय उन्नति नहीं कर सकता। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष यह था कि उसमें छात्रों को परिशुद्ध निरीक्षण तथा व्यवहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी और ये अत्यधिक अनम्य, निष्प्राण और पुस्तकीय थी। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सर्वोत्तम कसौटी ये है कि वह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए उसकी शक्तियों का पूर्ण विकास करती हो। और इस दृष्टिकोण से ये कथन ऐतिहासिक सत्य है कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के नेतृत्व एवं गुणों का विकास करने में असफल रही और इस प्रकार यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों की पूर्ति न कर सकी।
यदि मध्यकालीन हम शिक्षा प्रणाली प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण करने की क्षमता होती तो संभवतः भारत का मानचित्र लाल रंग से न रंगा गया होता, जितने भी युद्ध हुए हैं ये सब न हुए होते और हमारे देश में एक अलग ही माहौल होता, शिक्षा का भी अलग डेवलपमेंट होता। थैंक्स।